प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग अध्याय 4 सारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आप लोग अध्याय 3 में आव्यूह का अध्ययन कर चुके हैं। यहां जो सारणिक है, इस सारणी की अवधारणा क्या है? आप रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इन दोनों समीकरणों को हल करने पर इसका हल अद्वितीय होगा, अर्थात एक और केवल एक ही हल होगा। इसके लिए आप जब क्लास 9th और 10th में युगपत समीकरण पढ़े थे तो बताया गया था कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यदि ऐसा है तो समीकरण का हल अद्वितीय होता है या वहां पर संगत हल है। तो संगत में दो स्थितियां होती हैं कि अद्वितीय हल हो या एक से अधिक हल हो, लेकिन यहां पर हमें अद्वितीय हल पर विचार करना है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, यह जो रैखिक समीकरणों का निकाय लिखा गया है, इसे हम आव्यूह समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम चर यानी x और y का गुणक a1 b1 a2 b2, चूंकि दो चर x और y या अज्ञात राशियां x और y है, इसलिए यहां पर a1 b1 a2 b2 इनके जो गुणांक हैं, इसे हम वर्ग आव्यूह a1 b1 a2 b2 इनटू जो वेरिएबल्स है x और y, x y और राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 के रूप में यदि लिख दे और आव्यूह का यदि हम प्रयोग करें तो पुनः यही समीकरण प्राप्त हो जाता है। जब हम दो आव्यूहों का गुणन करते हैं तो रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y, सेकेंड a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y। अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिख दें मल्टीप्लाई करके a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y इक्वल टू c1 c2। जब दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 पहला समीकरण, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस रैखिक समीकरण निकाय को हम आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभी आपको बताए कि इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। कब होगा ये अभी हम लोग की क्लास 9th में क्लास 10th में ये अध्ययन कर चुके हैं। तो क्लास 10th में आपने युगपत समीकरण में कि निकाय का हल अद्वितीय होगा, इसके लिए
A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे A1 into B2 is not equal to A2 into B1। ट्रांसफर कर दें A1 B2 minus A2 B1 is not equal to 0। अर्थात इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा जब A1 B2 minus A2 B1 is not equal to 0। अब यह जो व्यंजक A1 B2 minus A2 B1 जो प्राप्त हो रहा है, चूंकि A1 B1 A2 B2 कोई वास्तविक संख्या होगी या काल्पनिक संख्या होगी, तो x और y का जो गुणांक A1 B1 A2 B2 है, इनका जब गुणा करके घटाएं, अर्थात यह व्यंजक A1 B2 माइनस A2 B1 एक संख्या इससे प्राप्त होती है। वह संख्या वास्तविक भी हो सकती है काल्पनिक कहना उचित इसलिए नहीं है कि काल्पनिक से और आगे बढ़े तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलकर सम्मिश्र संख्या हो जाती है। तो यह व्यंजक एक संख्या होगी, लेकिन कैसे ये वास्तविक भी हो सकती है और सम्मिश्र भी हो सकती है। इस प्रकार से व्यंजक A1 B2 माइनस A2 B1 ये संख्या द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो किससे संबंधित है, ये कहां से प्राप्त हुआ है, देख रहे हैं कि वर्ग आव्यूह A1 B1 A2 B2 से संबंधित है। अब हम A1 B1 A2 B2 से संबंधित है, इसलिए इस वर्ग आव्यूह A1 B1 A2 B2 जो इस व्यंजक से संबंधित है को इस आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अब हम लोग इसे कैसे प्राप्त करेंगे? यदि हम इस वर्ग आव्यूह को A1 B1 A2 B2 को A मान ले तो यह व्यंजक A1 B2 माइनस A2 B1 जो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यह आव्यूह A1 B1 A2 B2 से संबंधित है, इसलिए इसे आव्यूह A का सारणी कहते हैं। इस व्यंजक को आव्यूह A का सारणी कहते हैं, जिसे डिटर्मिनेंट ऑफ A या दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच कैपिटल A को लिखते हैं, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ A या डेल्टा द्वारा भी इसे प्रदर्शित करते हैं। यह जो डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा गया है, इसे मॉड्यूलस ऑफ A नहीं पढ़ा जाता है। यह मॉड्यूलस पढ़ना गलत है। मॉड्यूलस केवल संख्याओं के लिए प्रयोग की जाती है। यहां डिटर्मिनेंट ऑफ A पढ़ेंगे। अब इस सारणी की परिभाषा क्या होगी? इससे पहले आप लोग देख रहे हैं
व्यवस्थित किया गया था। यहां पर आपने देखा कि यह व्यंजक जो प्राप्त हुआ वह एक संख्या है। इस प्रकार आव्यूह एक व्यवस्था है, जबकि सारणिक का संख्यात्मक मान होता है। तो यह जो भिन्नता है आव्यूह और सारणिक में, सारणिक का संख्यात्मक मान होता है, आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं होता है। आव्यूह केवल एक व्यवस्था है जिसे हम एक आयतीय व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी चीज, केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक ज्ञात किया जा सकता है, आयताकार आव्यूह का सारणिक ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हम सारणिक की परिभाषा देखें। अब हम लोग सारणिक की अवधारणा के पश्चात सारणिक की परिभाषा देखें। अवधारणा में आप लोगों ने देखा कि सारणिक किसी आव्यूह का तभी बनेगा जब वह आव्यूह वर्ग आव्यूह हो। अब वहां पर एक वर्ग आव्यूह हम लोग A1 B1 A2 B2 लेकर के चले, लेकिन जब भी कोई परिभाषा दी जाती है वह व्यापक रूप में होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि हम n कोटि के वर्ग आव्यूहों का समुच्चय कैपिटल M तथा सभी संख्याओं वास्तविक या सम्मिश्र हों का समुच्चय कैपिटल K हो, तो F is map from M to K मॉडर्न अलजेब्रा जो आप मैपिंग में पढ़ेंगे, क्लास 11 में इंट्रोडक्शन में आप पढ़ चुके हैं। F is map from M to K यानी वर्ग आव्यूह से संख्याओं में एक प्रतिचित्रण होगा या वह संबंधित होगा, तब Fi इक्वल टू K जो आपका परिसर प्राप्त होगा Fi वह इस मान के यानी कि सम्मिश्र संख्या होगी के द्वारा परिभाषित है, जहां कैपिटल A बिलोंग्स टू कैपिटल M, यानी जो वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है, बहुत सारे वर्ग आव्यूह हो सकते हैं, उनमें से एक वर्ग आव्यूह A लिया गया। स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K संख्याएं हो सकती हैं, उनमें से कुछ वास्तविक या सम्मिश्र या दोनों, तो स्मॉल k जैसा दिया गया होगा आव्यूह वैसी संख्याएं प्राप्त होंगी। तब Fi जो यहां पर परिसर कहा गया A का सारणिक कहलाता है, जिसे डिटर्मिनेंट ऑफ A इस नोटेशन से दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच या डिटर्मिनेंट ऑफ A या डेल्टा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे मॉड्यूलस ऑफ A नहीं पढ़ना चाहिए, यह गलत है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहां से निर्धारित हो गया कि वर्ग आव्यूह का ही केवल सारणिक होगा, किसी अन्य आव्यूह का सारणिक नहीं होगा। अब हम लोग वर्ग आव्यूह का मतलब यह हुआ कि 1/1, 2/2, 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह होगा। हम लोग इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी के अंतर्गत
3x3 ऑर्डर तक का ही सारणी का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रथम कोटि के आव्यूह के सारणी का मान क्या होगा। अब प्रथम कोटि के आव्यूह के सारणी का मान क्या होता है। यदि आव्यूह A इक्वल टू A मीन्स 1/1 ऑर्डर, इसमें केवल एक पंक्ति और एक स्तंभ है, इसलिए इसको भी वर्ग आव्यूह कहा जाता है। 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ होना चाहिए। यही सबसे आवश्यक और यहीं से हमें सारणी के कॉन्सेप्ट के बाद कैसे ये मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि सारणी का संख्यात्मक मान मिलता है। तो मैट्रिक्स A इक्वल टू A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A, यानी यह एक संख्या है, तो यही संख्या जो है इसका मान जो प्राप्त होगा वही इस आव्यूह A के सारणी का मान होगा। अगर मान लिया कि यहां पर 2 लिखा होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2, उसे अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं या A लेकर के, तो अब भी इसका मान A ही, लेकिन ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट 1/1 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू वही अवयव, और यह अवयव कोई संख्या होती है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A। अब हम द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी कैसे ज्ञात करें। द्वितीय कोटि यानी 2/2 ऑर्डर, तो मान लिया 2/2 ऑर्डर का A इक्वल टू Aij 2/2, ऐसा तो व्यापक रूप में हम लिख लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे तो 2/2 ऑर्डर का A11, A12, A21, A22, इसका ऑर्डर 2/2। अभी तक हम लोग आव्यूह देख रहे हैं। अब बताया गया कि आव्यूह A का अवयव जो है उसे 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिख दिया जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। आप पढ़े थे वर्ग आव्यूह में कि ये मुख्य विकर्ण या विकर्ण के अवयव है A11, A22। तो सबसे पहले सारणी ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करते हैं। मीन्स A11, A12 का पहले गुणा करेंगे। मीन्स A11 इंटू A22 माइनस जो दूसरा विकर्ण है उसके अवयव A21, A12 का गुणा करके घटाएंगे। A21 इंटू A12। इस प्रकार से द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणी का मान या प्रसार A11, A22
माइनस A21 A12 के बराबर होता है। यहीं से आपके सारणी का प्रसार प्रारंभ होता है। अगर द्वितीय कोटि का आप नहीं जानते हैं तो तृतीय कोटि का के आव्यूह के सारणी का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम लोग तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणी का मान कैसे प्राप्त करेंगे। अब तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। मान लिया आव्यूह A इक्वल टू Aij ऑर्डर 3/3, इसे हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यह 3/3 ऑर्डर का वर्ग आव्यूह हो गया। तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह के सारणी का मान द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणी के रूप में हम लोग ज्ञात करते हैं। जो आव्यूह A के किसी भी पंक्ति या स्तंभ, चूंकि आव्यूह को सारणी में पहले हम बदल ले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 आव्यूह A के अवयवों से बना सारणी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू दिस। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसे द्वितीय कोटि में परिवर्तित करके जो आव्यूह के जो अवयव से बना सारणी है तो इस सारणी के किसी पंक्ति, चूंकि 3 पंक्ति है, किसी स्तंभ, चूंकि 3 स्तंभ है, यानी कि 6 प्रकार से इसका प्रसार करके ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार तृतीय कोटि के सारणी का मान किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रसरण या प्रसार या विस्तार होता है। कैसे निकालते हैं ये देखिए। सुविधा के लिए हम लोग प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। A11 अब A11 तो ले लिए। अब A11 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में आया है उसे छोड़कर शेष अवयवों से बना जो सारणी है, आगे हम लोग अभी उप सारणी और सहखंड या गुणनखंड पढ़ेंगे, तो यह भी एक सारणी है, लेकिन यह सारणी 2/2 ऑर्डर का, जो कि आप पढ़ चुके हैं। A11 ऑर्डर, इसका 2/2 तो A22 A23 A32 A33। चिन्ह की समस्या आती है, इसलिए -1 का पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 1 प्लस सेकंड नंबर पर क्या है A12 चिन्ह, तो -1 का पावर 1 + 2। अब द्वितीय कोटि के उपसारणिक में द्वितीय कोटि का सारणी बनेगा जो कि इस अवयव का उपसारणिक होगा। 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दिए तो A21
A13 साइन के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने पर A21 A22 A31 A32 यह हम तृतीय कोटि का जो सारणी था प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दिए। द्वितीय के सापेक्ष भी कर सकते थे, तृतीय के सापेक्ष भी कर सकते थे, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, द्वितीय, तृतीय, 6 प्रकार से किया जा सकता है। सबका मान समान आता है। अब इसका मान क्या होगा? अभी आपने द्वितीय कोटि का देखा, -1 का पावर 1 प्लस 1 यानी 2 मीन्स सम संख्या है तो इसका मान धनात्मक होगा। तो A11 चिन्ह धनात्मक नहीं लिखते। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे मुख्य विकर्ण का अवयव, तो A22 A33 माइनस A32 इंटू A23 -1 टू द पावर 1 प्लस 2 3 यानी विषम संख्या, तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। तो प्लस माइनस A12 द्वितीय कोटि का प्रसार सीख चुके हैं, तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 यानी 4 मीन्स सम संख्या प्लस, तो A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। यही तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार या प्रसार या उसका मान होता है। इस प्रकार हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके उस सारणी का मान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, तृतीय कोटि का ही आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन अगर चतुर्थ कोटि का भी आ जाए, 4x4 ऑर्डर का आ जाए, तो 4x4 को 3x3 में कन्वर्ट करेंगे, 3x3 को 2x2 में, क्योंकि अवधारणा कभी बदलती नहीं है। जब आगे आप बीएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे, 4th ऑर्डर का मिले तो भी यही आप प्रसार करेंगे, प्रसार का नियम नहीं बदलता है। इस प्रकार बच्चों, आप प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि एवं तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणी का प्रसार करना या उसका मान ज्ञात करना सीख लिए। धन्यवाद।